हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और ये है कस्तूरी कॉटन का लोगो। ठीक है, तो अभी रिसेंटली सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे था, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जब हमारी कस्तूरी कॉटन के लिए ये लोगो जो है डिज़ाइन किया गया है, इस लोगो को फाइनलाइज किया गया है। ठीक है, इस लोगो का क्या मतलब है कि इंडिया की अगर कोई भी लॉन्ग कॉटन है, स्टेपल कॉटन है, तो और वो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स बताएगी कि इस कॉटन की ये हो ये हो ये हो, तो वो कस्तूरी कॉटन ऑफ इंडिया कहलाएगी। ठीक है, तो कस्तूरी कॉटन का ये लोगो है जो अभी रिसेंटली आया है, तो इसको आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है, GS2 में भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम देखेंगे, प्लस फार्मर से रिलेटेड चीज़ होगी। फार्मर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इस बार भी प्रीलिम्स में आए, तो उस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हमने पूरी को स्टडी करना है, साथ ही वर्ल्ड कॉटन डे के बारे में भी जानेंगे और कॉटन के बारे में अदरवाइज भी जो आपके ज्योग्राफी के अंदर फैक्ट्स आते हैं उन फैक्ट्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। जब आप ANI 7 यूज़ करोगे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। देखिए, सबसे पहला सवाल तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, वो ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर ये चीज़ आती है, जिसने कि इस डिज़ाइन को या लोगो को रिवील किया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऑफ कोर्स कपड़े से रिलेटेड बात है, कॉटन है, क्रॉप है, कपड़े से कपड़ा बनता है इससे, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कंसर्न होगी, जिसको तो आप गेस भी कर सकते हो। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है जिसने कि इस ब्रांड के लोगों को जो है निकाला है। और कब निकाला है? सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे पे निकाला है। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था इस बार, तो 7 अक्टूबर को हर साल हम वर्ल्ड कॉटन डे बनाया करेंगे। ठीक है, कस्तूरी कॉटन आ गया। उसके बाद कस्तूरी कॉटन को हम एप्लीकेबल करेंगे लॉन्ग स्टेपल कॉटन, यानी कि जो कि लंबी होती है कॉटन और इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है, उसके ऊपर हम इसको मानेंगे अगर वो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। तो अगर आपके पास कॉटन है जिसकी लॉन्ग स्टेपल है और वो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं उनको भी फॉलो करती है, तो आपकी कॉटन को कस्तूरी कॉटन के ब्रांड नेम के अंदर जो है बेचा जाएगा। ठीक है, तो इससे फार्मर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, इकोनॉमी को बढ़ाने में भी हेल्प होगी कि ये कस्तूरी कॉटन है, तो बंदा आंख बंद करके उस चीज़ को खरीद सकेगा। वर्ल्ड कॉटन डे की अगर थीम की बात करें तो इस बार की जो थीम थी वो थी द फाइबर दैट मूव्स मी। इंपॉर्टेंट है, आपसे थीम पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि 2020 में जो वर्ल्ड कॉटन डे हुआ था उसकी थीम थी द फाइबर दैट मूव्स मी। इसको कौन लॉन्च करता है? इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था 2019 के अंदर, और इसके अंदर कॉटन 4 इनिशिएटिव था, तब किया गया था। ऑलराइट, इसके अंदर 4 कंट्रीज थे, बेनिन था, बुर्कानी फासो था, छठ था और माली था। इसके अंदर कोलैबोरेशन के अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं? अगेन, कॉटन है क्या? क्रॉप है ना, तो क्रॉप है तो आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आ गया, क्योंकि ट्रेड में यूज होता है, इट इज़ अ कमर्शियल क्रॉप, तो ट्रेड में यूज होता है, तो आपकी ट्रेड वाली ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, अगेन ट्रेड वाली ऑर्गेनाइजेशन आ गई। और इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, क्योंकि कॉटन से संबंधित एडवाइजरी कमेटी है, तो ये भी आ गई। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो साथ में जुड़ी हुई हैं। किसके? ये जुड़ी हुई हैं आपकी WTO के साथ, जिसने कि वर्ल्ड कॉटन डे को इनॉग्रेट किया था पिछले साल। क्लियर है, फैक्चुअल है, कुछ समझने वाला नहीं है एज सच। आपको याद रखना है द फाइबर दैट मूव्स मी इस बार का थीम था। इसके बाद कॉटन की अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप है। तो हमें क्रॉप्स कई तरह की होती है ना, रबी, खरीफ और जायद, तो आपको याद रखना है कॉटन किस में आती है? खरीफ क्रॉप में आती है, जिसको 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में, यानी कि कटने लायक बनने में। ड्रॉट की अगर हम बात करें तो ये ड्रॉप रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, पानी इतना ज़्यादा नहीं मिलता, बारिश इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो वहाँ पे ये उगाने के लिए भी उपयुक्त है, वहाँ पे ये उगाई जा सकती है। अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये लगभग 2% एरिया वर्ल्ड का, 2.1% जो एरिया है वर्ल्ड का, उसके अंदर उगाई जाती है। और 27% जो वर्ल्ड की टेक्सटाइल नीड्स है, कपड़े की नीड है, क्लोथिंग नीड्स हैं, उसमें यूज़ होती है। तो 27% वर्ल्ड का कपड़ा जो है उसमें कॉटन का इस्तेमाल हो रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो 21 से 30 डिग्रीज के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, और रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर में भी ये चल जाती है। अगर हम सॉइल टाइप की बात करें तो वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल जो होती है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो कॉटन की खेती है वो की जाती है, और काफ़ी ज़्यादा इंडिया प्रमोट करता था कॉटन को। एंड अंग्रेज़ों के टाइम में भी हम देखते हैं कॉटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप रहा करता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो
तो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, तो ना केवल फाइबर यानी कि धागे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके बीजों से तेल भी निकाला जाता है और एनिमल फीड के लिए भी इसके बीजों का और इसके अन्य पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉटन का कोई भी पार्ट आप कह सकते हो वेस्ट नहीं होता। प्रोडक्शन के मामले में चाइना सबसे ऊपर है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद यूएसए है। और इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा गुजरात कॉटन उगाता है, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कॉटन की खेती होती है। कॉटन की मुख्य 4 तरह की प्रजातियां होती हैं जिनको उगाया जाता है, जिनका सभी का नाम गोसीपियम से शुरू होता है। ठीक है, इसको हम जी शॉर्ट में जी डॉट लिख देंगे। उसके बाद जी डॉट आर्बोरियम, जी हर्बेसियम, जी हिरसूटम और जी बार्बाडेंस। ठीक है, ये 4 तरह की प्रजातियां हैं, जिसमें से जो जी आर्बोरियम है और जी हर्बेसियम है इनको ओल्ड वर्ल्ड या फिर एशियाटिक कॉटन बोला जाता है, जिसके लिए इंडिया मशहूर होता था एंशियंट टाइम्स में। सारी जगह वर्ल्ड में इंडिया का ही जो कॉटन था वो जाता था और इंडिया यहाँ पे आ जाता था। आर्बोरियम और हर्बेसियम ये 2 प्रकार की एशियाटिक कॉटन्स होती थी। उसके बाद जो 2 नई आई जिसके अंदर इजिप्शियन कॉटन सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ पहले, तो वो था जी बारबाडेंस, और उसके बाद अमेरिकन कॉटन जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर कॉटन माना जाता है वो है जी हिरसूटम। ठीक है, ये दोनों ही दोनों न्यू वर्ल्ड कॉटन स्पीशीज़ हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड कॉटन स्पीशीज़ के अंदर, तो आपको याद रखना है कि अमेरिकन और इजिप्शियन दोनों ही न्यू वर्ल्ड हैं, वरना बंदा सोचता है कि इजिप्शियन और एशियाटिक सारी की सारी ओल्ड हो गई और अमेरिकन सिर्फ न्यू वर्ल्ड है। अमेरिकन और इजिप्शियन दोनों को न्यू वर्ल्ड बोला जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड कॉटन भी होती है, जिसके अंदर 2 अलग अलग कॉटन की वैराइटीज़ को ऑफकोर्स आप जेनेटिक कैरेक्टर्स को ले आते हो उनकी क्रॉस पॉलिनेशन करके। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स होती है, उससे आप नई एक हाइब्रिड कॉटन बना सकते हो। इसके अलावा बीटी कॉटन होती है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है पिछले साल भी, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है ताकि पेस्ट रेजिस्टेंट बन सके, इसके ऊपर कीड़े वगैरह ना आए, बॉल वॉर्म की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। लेकिन ऑफकोर्स इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि कीड़े भी उतना ही अडाप्ट कर लेते हैं और वो आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो कॉटन है वो ना केवल फाइबर है बल्कि कैश क्रॉप भी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर के लिए। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का वर्ल्ड में और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ऑलराइट, इसके अलावा इंडिया के अंदर जो पेस्ट रेजिस्टेंस यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन थी वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी, और 95% अब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को ही उगाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी पेस्ट रेजिस्टेंट की जो 100% श्योरिटी है वो हमें नहीं मिलती है, इनमें भी कीड़े जो हैं वो आ जाते हैं। अगर हम प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो 23% वर्ल्ड की कॉटन इंडिया अकेला ही उगाता है। और ऑर्गेनिक कॉटन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक खेती जो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, उसके अंदर 51% कॉटन जो ऑर्गेनिक कॉटन है वो भी इंडिया ही उगाता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही तरह की कॉटन में इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। अब इससे रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं उसके अंदर एक तो आ जाता है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का कमर्शियल क्रॉप्स वाला एंगल। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर जैसे कि खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य वाली क्रॉप्स हैं, उसी तरह से कमर्शियल क्रॉप्स भी आती हैं। तो उसके कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर अगर हम देखें तो 12th 5 ईयर प्लान के अंदर भी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर कहा गया था कि हमें कॉटन, जूट और शुगर केन के लिए खास ध्यान देना है। इसके लिए कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाया गया था 2014-15 के अंदर। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को इन्हांस किया जा सके कॉटन की। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया था। इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके साथ मिलकर के एक सर्टिफिकेशन सिस्टम शुरू किया था, जैसे कि ऑर्गेनिक कॉटन को सर्टिफाई किया जा सके ताकि उसकी जो वैल्यू है वो असली वैल्यू फेच कर सके, अच्छी वैल्यू फेच कर सके जब उसे मार्केट में बेचा जाए। इसके अलावा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी कॉटन अलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी आजकल, तो आपको पता होना चाहिए कॉटन अलाई किसने बनाया था। सीसीआई यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इन्होंने क्यों बनाया था, जिससे कि फार्मर्स को लेटेस्ट वेदर कंडीशंस, क्रॉप सिचुएशन और बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस पता चल सकें कॉटन के लिहाज से, आपके कपास के लिहाज से, और वो उस तरीके से अपनी जो क्रॉपिंग नीड्स हैं उसको प्रोसेस कर सकें। इसके अलावा सीसीआई ने यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 430 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी खोले हुए हैं सारे कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स के अंदर, और जितने भी फार्मर्स हैं उनसे वो कॉटन खरीद लेते हैं और 72 घंटे के अंदर अंदर उनकी पेमेंट जो है उनके खाते तक, अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पहुंचा देते हैं। सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ कैशलेस है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ सीसीआई ने की थी। सीसीआई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सीसीआई 1970 के अंदर बनाया गया था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, और ये अपने आप में एक पीएसयू है। ठीक है, और ये एक रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है सीसीआई के बारे में कि सीसीआई किसके अंडर आता है, सीधा पूछ लेंगे। सेकेंडली सीसीआई कंपनीज एक्ट के अंदर है या सोसाइटीज एक्ट के अंदर है, ये पूछ लेंगे। तो ये पीएसयू है, कंपनीज एक्ट के अंदर आता है, यानी कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण इसके सू भी किया जा सकता है, जैसे एक नॉर्मल कंपनी को सू करते हैं, केस डालते हैं, या इसके खिलाफ भी केस हो सकता है।
इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। रोल की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स एमएसपी वगैरह का ध्यान रखना कि मार्केट प्राइसेस हैं वो एमएसपी से नीचे ना जाएं और आपकी जो कॉटन है उसकी ऑपरेशन वगैरह ठीक रहें एंड सो ऑन। इसके अलावा कॉटन रिसर्च के लिए भी हमने इंस्टीट्यूशंस खोले हुए हैं, एक नागपुर में है और एक सिरसा में है हरियाणा में, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। इसको कहाँ से बनाया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको बनाया है और ये सारी की सारी कॉटन पे स्टडी करता है। और आईसीएआर का जो कॉटन वाला ब्रांच है वो बॉम्बे में सिचुएटेड है, मुंबई में, ठीक है। आईसीएआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन बॉम्बे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, कुछ और फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। तो मेन चीज़ क्या है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च जो है उसके कैंपसेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो आपके सिरसा हरियाणा एंड नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हैं। जो मेन आपका कॉटन टेक्नोलॉजी वाला काम है वो सारा का सारा बॉम्बे में होता है और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो आईसीएआर के अंदर फॉल करते हैं। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। हमने इसके साथ के स्टैटिक पोर्शन को भी किया, करंट अफेयर के पोर्शन को भी किया और जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं उनको भी किया, जिसके अंदर मेन आपको सीसीआई के बारे में यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। शॉर्ट टॉपिक था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया कीजिए। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, डेली 7:30 PM पे होती है एंड 20 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं और 20 मिनट के लिए कराए जाते हैं। 40 मार्क्स के टेस्ट होता है और इससे आपको साथ के साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ जो आपने आज करंट अफेयर्स करे उसमें से आपको कितना कुछ आता था, कितना कुछ नहीं आता था, कितना कुछ आपको रिवाइज करने की जरूरत है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज जिसको आपको डेली करना चाहिए। सो आई होप आप लोग अपने स्कोर जो है वो सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस अनअकैडमी प्लस है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, इनको आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक एजुकेटर पसंद ना आए तो आप दूसरे एजुकेटर के क्लासेस देख सकते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों तरह के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम ओनली से हैं तब भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इंग्लिश मीडियम ओनली है तब भी कंप्लीट सोल्यूशन है। एंड अगर आप बायलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं यानी कि आप हिंदी में समझना चाहते हैं और इंग्लिश में आपका अटैम्प्ट होता है, इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो बायलिंगुअल बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट नाइट बैचेस रहते हैं और 2 साल के बैचेस रहते हैं जो लोग अभी कॉलेज में हैं और अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। सो लेट नाइट बैचेस अगेन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो आप उस टाइम पे आराम से पढ़ सकते हो। 100% सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छुड़वाया जाएगा। 100% कंप्लीट कवरेज होगी अनलाइक अदर ट्यूशंस। इसके अलावा आपको वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स मिल जाती है। तो आपको पता है 23 के करीब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी सीएससी में। हमारे पास मैक्सिमम तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, इसके अंदर भी आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आंसर्स दिए जाते हैं, रीजंस दिए जाते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज की भी हम पूरी इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपके आंसर्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो अगर आपको क्लास के बाद कोई भी डाउट रह जाए तो आप अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है और मैंने आपको कहा भी था कि 20 क्वेश्चन हमारे डेली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करने होते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा एस्सेज के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमारे डेडिकेटेड लेक्चर्स होते हैं। तो आपको पता है कि एस्से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने किसी भी टॉपर टॉक देखी हो तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि एस्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एस्सेज को आपको स्किप नहीं करना। तो एस्सेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसीलिए एस्सेज के ऊपर भी हम खास ध्यान देते हैं एंड यहाँ पे आपके मेंस के अंदर कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप सोचो प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं 1-2 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता भी हूँ जो भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं आप उसका 150 से 200 शब्दों में खुद से एक समरी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है और आपका कौन सा वीक पॉइंट है जहाँ पे आपको जो है फंक्शन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्शनल क्विजेज होती हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की क्विज होगी, उस क्विज के अंदर आपको देखा जाएगा कि आपकी इवैल्यूएशन कितनी आ रही है। सपोज करो पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या जुरिसडिक्शन, तो इस तरीके से आपकी जो क्विजेज हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। एंड लास्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम आपको करवा के देते हैं। सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, डू यूज़ माई कोड ANI7, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।